हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हब पर। आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता के बारे में। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे मीनिंग्स के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता का जो अर्थ है वो क्या है। उसके पश्चात हम बात करेंगे डेफिनेशंस के बारे में, जो कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डेफिनेशंस दी गई हैं इसके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। आफ्टर दैट हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटेलिजेंस, जो आपका बुद्धिमत्ता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। क्लियर? तो आज के वीडियो में हम केवल इतनी ही चीज़ें रखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी लेंदी है और इसके जो थ्योरीज हैं और जो टेस्ट है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग के बारे में कि इंटेलिजेंस का जो मीनिंग है वो क्या है। तो इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट एंड एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। क्लियर? सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंटेलिजेंस क्या है, तो इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी। क्लियर? एक योग्यता है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंडिविजुअल की। तो जो एबिलिटी है वो आपका क्या कहलाएगा? इंटेलिजेंस कहलाएगा। क्या, कौन सी एबिलिटी? एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, अर्थात आपका जो पर्यावरण है, आपकी जो सोसाइटी है जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो उस एनवायरनमेंट में, उस पर्यावरण में आपके समायोजन करने की जो क्षमता है वो क्या है? वो आपका इंटेलिजेंस कहलाएगा। क्लियर? दूसरी बात क्या है आपका? एबिलिटी टू लर्न। क्लियर? अर्थात सीखने की जो क्षमता है, एबिलिटी टू लर्न, वो आपका इंटेलिजेंस कहलाएगा। और थर्ड क्या है? एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। क्लियर? इस वर्ड को आप समझ लीजिएगा, यानी अमूर्त चिंतन आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? अमूर्त। क्लियर? तो अमूर्त चिंतन कह लो या इसको कह लो कि तर्क शक्ति। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर अगर आपको अपना तर्क रख रहे हैं किसी भी बात को लेकर के, तो वो जो तर्क करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी किसी व्यक्ति के पास है, किसी इंडिविजुअल के पास है, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति क्या है? इंटेलिजेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरीके से हम मान सकते हैं उसको, किसका? इंटेलिजेंस का। क्लियर? तो इस मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट, अर्थात ये क्या है? एक पर्यावरण के साथ समायोजन करने की एक क्षमता है। सेकंड क्या है? एबिलिटी टू लर्न, अर्थात सीखने की क्षमता है। और थर्ड क्या है आपका? एबिलिटी टू कैरी आउट द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अर्थात आपका जो अमूर्त चिंतन है और तर्क शक्ति है उसको बाहर निकालने की एक क्षमता है, उसको प्रेजेंट करने की एक क्षमता है, जिसे हम क्या कहेंगे? इंटेलिजेंस कहेंगे। अब अगर हम इसकी इटिमोलॉजी की बात कर लें कि जो आपका इंटेलिजेंट वर्ड है वो बना कहाँ से है, अगर हम उसकी बात करें तो आपका एक वर्ड है इंटेलिजियर, या एक और वर्ड है आपका इंटेलिजेंसिया। क्लियर? ये दो वर्ड हैं, ये दोनों क्या हैं? आपका लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं। कौन सी भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं इंटेलिजियर, या आप कह सकते हो इंटेलिजेंसिया। क्लियर? और इन दोनों का जो मीनिंग है वो क्या है? उसका अर्थ अगर हम बात करें क्या है? टू अंडरस्टैंड, अर्थात किसी भी चीज़ को समझना, समझने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाएगा? आपका इंटेलिजेंस कहलाएगा। अर्थात जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? इसे आप क्या कह सकते हो? शाब्दिक अर्थ, अर्थात इटिमोलॉजी है आपका इस इंटेलिजेंस वर्ड का। तो जो इंटेलिजेंस वर्ड है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज वर्ड इंटेलिजियर और इंटेलिजेंसिया, एंड द मीनिंग ऑफ इंटेलिजियर इज
टू अंडरस्टैंड, अर्थात किसी चीज़ को समझना। अगर हम बात करें कि सबसे पहले इंटेलिजेंस के ऊपर काम किसने किया था, तो उसकी अगर हम बात करें तो सर फ्रांसिस गाल्टन। क्लियर? सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 अगर हम कहते हैं इसको, तो इन्होंने कहते हैं सर्वप्रथम इसके ऊपर काम किया था। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ यूजेनिक्स। हिंदी में क्या कहते हैं ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये क्या है, सर फ्रांसिस गाल्टन जो है वो क्या है, फादर ऑफ यूजेनिक्स कहलाते हैं। और इन्होंने सबसे पहले काम किया था इंटेलिजेंस के ऊपर, सबसे पहले इसके ऊपर अपनी बातें कही थी। अगर अल्फ्रेड बिने की अगर हम बात करें, इन्होंने भी काफ़ी काम किया है इंटेलिजेंस के ऊपर, लेकिन इन्होंने किस पे काम किया, इंटेलिजेंस टेस्ट है उसके ऊपर काम किया है। और इन्होंने मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने दिया हुआ है। तो अल्फ्रेड बिने का काम जो है वो क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर है, ना कि आपका इंटेलिजेंस के ऊपर। क्लियर? काफ़ी बातें कही हुई हैं, लेकिन सर फ्रांसिस गाल्टन हैं जिन्होंने सबसे पहले कहते हैं इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया था। और ये कौन है, ये फादर ऑफ यूजेनिक्स है। क्लियर? आगे हम बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में जो कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई है। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिने। क्लियर? अल्फ्रेड बिने के अकॉर्डिंग क्या है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी फॉर जजमेंट और कॉमन सेंस। अल्फ्रेड बिने जो हैं वो क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, एक योग्यता है किस चीज़ की, जजमेंट करने की या कॉमन सेंस की। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी घटना के बारे में आप क्या जजमेंट लेते हैं, आपके सामने कोई घटित हुई है, या आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, आपका जो तर्क है वो क्या कह रहा है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिने क्या है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी फॉर जजमेंट और कॉमन सेंस। क्लियर? अगर हम बात करें E.L. थॉर्नडाइक की, तो E.L. थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, वंस कैपेसिटी टू डील इफेक्टिवली विद सिचुएशंस, यानी किसी एक व्यक्ति की ऐसी कैपेसिटी, ऐसी क्षमता जो कि क्या कर सके, सिचुएशंस के साथ डील कर सके। यानी जो परिस्थितियां हैं, कोई परिस्थिति अगर बनी, उस परिस्थिति के साथ में प्रभावी तरीके से क्या कर सके, डील कर सके। कि उस मान लीजिए कोई प्रॉब्लम किसी व्यक्ति के सामने आई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या क्या करेगा, वो जो क्षमता है किसी व्यक्ति की, वो क्षमता क्या कहलाती है, उस व्यक्ति की इंटेलिजेंस कहलाएगी, अर्थात बुद्धिमत्ता कहलाएगी। तो E.L. थॉर्नडाइक का देखने का जो नज़रिया है वो क्या है कि वो सिचुएशंस के साथ कैसे डील करता है। और अगर हम अल्फ्रेड बिने की बात करें तो उसकी वो क्षमता जो कि जजमेंट का काम करेगी, जज करने का काम करेगी या कॉमन सेंस का काम करेगी, वो क्षमता को वो क्या कह रहे हैं, इंटेलिजेंस कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी दी हुई है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। तो जीन पियाजे ने काफ़ी साइकोलॉजी के अंदर काफ़ी काम किया हुआ है, तो उन्होंने बुद्धिमत्ता के ऊपर भी अपना जो विचार है वो दिया है। वो क्या है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट द वंस सराउंडिंग। क्लियर? जीन पियाजे क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक नए परिवेश में जाता है, नए एनवायरनमेंट में जाता है, तो वहाँ का जो परिवेश है उसके अकॉर्डिंग या उसकी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को अडॉप्ट करने की जो एबिलिटी है किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो एबिलिटी क्या कहलाएगी, उसकी इंटेलिजेंस कहलाएगी, अर्थात उसकी बुद्धिमत्ता कहलाएगी। ठीक है? तो किसी भी परिवेश में अपने आप को ढाल लेना या उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेना या एडप्टेशन कर लेना, किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना, अपना लेना, वो क्या कहलाएगा, किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस कहलाएगी। क्लियर? ये किसके अकॉर्डिंग है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो किसके अकॉर्डिंग है, वैगनन 1937 इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी to learn and adjust to relatively new and changing conditions। अर्थात नई जो कंडीशन बन रही है या कोई भी चेंज हो रही है परिस्थिति, तो चेंजिंग जो कंडीशंस हैं और जो नई कंडीशंस हैं उसके अनुसार उस चीज़ से कुछ सीख लेना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित कर लेना क्या कहलाएगा, किसी भी व्यक्ति की
कैपेसिटी कहलाएगी, कौन सी, इंटेलिजेंस कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, कि वो इंटेलिजेंट जो क्षमता है कि कोई भी नई चीज़ हो रही है, नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है या नए एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं, या जो सिचुएशंस हैं, जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं और उस चेंजिंग्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल ले रहा है, अडॉप्ट कर ले रहा है। वही बात यहाँ पे जीन पियाजे भी कह रहे हैं। ठीक है, यही बात कहते हैं वैगनन भी कह रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वर्ड्स के साथ में खेला जा रहा है यहाँ पे। तो नए नए वर्ड्स को यूज करके उसी एक चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करी जा रही है कि कोई भी एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक क्षमता, ऐसी क्षमता जो कि किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या कर सके, समायोजित कर लेता है। चाहे वो नए एनवायरनमेंट हैं, चाहे वो चेंजिंग हो रहे हैं, बदल रहे हैं, कोई एक चीज़ है, उस पुराने अनुभव के आधार पर वो क्या करेगा कि नए जो वातावरण बन रहे हैं, नया जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है या नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो ढाल ले रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले तक बैंकों में काम जो चल रहा था वो कैसे चल रहा था, रजिस्टर पर रिटर्न में काम कर रहे थे, वो मैनुअली काम कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे जगह कौन लेने लग गया, कंप्यूटर्स ने जगह लेना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो पुराने लोग थे जिन्हें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं थी, उन्होंने धीरे धीरे उसको सीखना शुरू करा, चेंजिंग जो एनवायरनमेंट हो रहा था, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को एडेप्टेशन कर लिया या उस चीज़ को अपना लिया। तो जिन लोगों ने उस नई जो कहते हैं प्रक्रिया हो रही थी, जो चेंजिंग्स हो रही थी, उसमें अपने आप को समायोजित कर लिया, एडजस्ट कर लिया, वो लोग तो वहाँ पे सरवाइव कर गए। लेकिन जिन्होंने नहीं कर पाया वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए, यानी ज़्यादा समय तक वहाँ पे टिके नहीं रह पाए। तो जो लोग टिक गए उनको हम क्या कहेंगे कि वो लोग क्या थे, इंटेलिजेंट थे। क्लियर, उनके अंदर क्या थी, बुद्धिमत्ता पाई जा रही थी कि कोई भी नई चीज़ आ रही है तो उस चीज़ को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या हो गए, वहाँ पे एडजस्ट हो गए। चलिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंटेलिजेंस कहलाएगा। ये कुछ डेफिनेशंस थी कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि जो इंटेलिजेंस है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हम कुछ मेन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं केवल, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मिला करके क्या है, इंटेलिजेंस बनेगा। केवल दो चार चीज़ों को मिला करके ही हम कह नहीं सकते कि वो इंटेलिजेंस है। क्लियर, तो नंबर 1 क्या है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि आपकी जो कोई भी समस्या है उस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए उसकी जो योग्यता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, ये क्या है, ये इंटेलिजेंस कहलाएगा, या अर्थात आपकी बुद्धिमत्ता कहलाएगी। ठीक, दूसरा क्या है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, कि आपकी रीजनिंग कैसी है, आपका चिंतन कैसा है, आप किसी भी चीज़ के बारे में किस किस तरीके से, कौन कौन से एंगल से आप सोच सकते हैं। तो वो जो रीजनिंग एबिलिटी है वो भी क्या है, आपका इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अगर हम बात करें, अर्थात अमूर्त चिंतन की बात करें, अर्थात तर्क की बात करें, तो वो जो तर्क है वो क्या है, इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। चलिए, तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी जो चीज़ आप कल्पना कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कोई कवि होता है तो वो क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा होता है, जो चीज़ें नहीं हैं उसके बारे में भी सोच सकता है। अब लास्ट में जाकर के आप एक और बात कर लें कि अडेप्टेशन टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, ये तो बहुत ही आवश्यक है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो पर्यावरण है, उसके साथ में आप समायोजित कैसे होते हैं। ठीक है, जब आप स्कूल में होते हैं तो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में कैसे समायोजित हो रहे हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आप कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, आपका जो नेबरहुड है यानी आपकी जो पड़ोस है उस पड़ोस में आप कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, समायोजित हो रहे हैं, या आपका जो रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, उनके साथ आपका कहते हैं बिहेवियर कैसा है। तो अगर आपकी जॉब लगती है तो ऑफिस में आपका जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के साथ में आप कैसे एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये जो एबिलिटी है वो एबिलिटी भी क्या है, आपकी इंटेलिजेंस कहलाएगी। तो केवल और केवल बुकिश नॉलेज होना या केवल और केवल मेमोरी का होना ही आप इंटेलिजेंस शो नहीं कर सकते। हाँ, इसमें मेमोरी को भी आप ऐड कर सकते हो कि मेमोरी भी है। ठीक, तो मेमोरी भी एक पार्ट है, मेमोरी भी क्या है, इंटेलिजेंस का ही प्रतीक है। उसके साथ में अगर ये वाली क्षमताएं भी हों तो और ज़्यादा बेटर है। क्लियर, तो मेमोरी भी आपका पार्ट हो जाएगा किसका, इंटेलिजेंस का। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंटेलिजेंस के हैं कि कोई व्यक्ति प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहा है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अगर किसी व्यक्ति के पास है, रीजनिंग की क्षमता है किसी के पास अमूर्त चिंतन की क्षमता है, किसी के पास पर्यावरण के साथ समायोजित होने की जो क्षमता है, मेमोरी है, याददाश्त उसकी किसी की बहुत अच्छी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, इंटेलिजेंस के ही पार्ट हैं और ये इसके लक्षण कहलाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, अर्थात आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 हम बात कर लेते हैं, तो वो क्या है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी आपका जो इंटेलिजेंस है, आपके जो बुद्धिमत्ता है, उसमें क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अर्थात अगर हम एक उदाहरण ले लेंगे, मान लीजिए जुड़वा बच्चे भी अगर पैदा हुए हैं और उनको अगर हम सेम कंडीशन में भी रखें, यानी समान वातावरण में रखें, समान हम पालन पोषण देते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो इंटेलिजेंस का लेवल होगा, यानी उनका जो स्तर होगा बुद्धिमत्ता का, वो अलग अलग ही होगा। यानी कि जो आपका इंटेलिजेंस है हर व्यक्ति में अलग अलग पाई जाती है, सेम नहीं हो सकती। भले ही आप कितना भी सेम एनवायरनमेंट आप उनको प्रोवाइड करा दें, सेम कंडीशंस आप उनको दे दें, या भले ही वो जुड़वा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनमें जो बुद्धिमत्ता का स्तर है वो अलग अलग पाया जाएगा। तो इसे हम कहेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर व्यक्ति में बुद्धिमत्ता का स्तर अलग अलग ही होता है। क्लियर। दूसरी बात अगर हम करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी आपका जो बुद्धिमत्ता है उसका जो वितरण है वो कैसे हुआ, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है हर व्यक्ति के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे करा कि समान नहीं होता, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग है। यानी कि कोई व्यक्ति तो ऐसा है कि जो तीव्र बुद्धि वाला होगा, कुछ लोग हैं जो औसत बुद्धि वाले होते हैं, कुछ लोग हैं जो भोंदू किस्म के लोग होते हैं। तो इनमें जो वितरण हुआ है यानी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो अलग अलग कैटेगरी का हुआ है, अलग अलग लेवल पर हुआ है, और अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोगों को अपना बुद्धिमत्ता का स्तर प्राप्त हुआ है, वो उस चीज़ को उस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस है वो अलग अलग होता है। आपका जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, यानी कि समान आप कहते हैं एक ही माँ बाप के आप संतान हैं, भले ही आप जुड़वा हैं, भले ही आपको समान कंडीशन समान सिचुएशंस दी गई हैं, परिस्थिति दी गई हैं, सेम कंडीशन दी गई हैं, उसके बावजूद भी जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो अलग अलग ही होगा। इसके बाद में थर्ड की अगर हम बात करें तो चेंज इन एज, यानी कि आपका जो आयु में परिवर्तन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है इंटेलिजेंस में। अगर हम बात करें तो बचपन में जो एडोलसेंस की कहते हैं जो एज है, उसमें बुद्धिमत्ता का स्तर बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ता है। ठीक है। आप मान के चलिए 14 से 16 साल तक जो बुद्धिमत्ता का स्तर है वो बढ़ता जाता है और 16 साल के बाद में कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 18 साल, कुछ के अकॉर्डिंग 20 साल तक क्या होता है कि वो ऊर्ध्वाधर बढ़ेगा। क्लियर। बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा। फिर बुद्धिमत्ता यानी जो इंटेलिजेंस है उसका बढ़ना रुक जाता है। फिर वो क्या बढ़ता है, हॉरिजॉन्टल बढ़ता है, ऊर्ध्वाधर बढ़ेगा। ठीक है। हॉरिजॉन्टली उसका कहते हैं विकास हो सकता है, लेकिन आप उसके स्तर को फिर ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। यानी कि 14 से 16 साल तक की अगर हम एज को देख लें, नॉर्मली जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी एक जो सहमति है 14 से 16 साल तक, यानी बचपन से लेकर के 14 से 16 साल तक जब तक व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, तब तक उसकी इंटेलिजेंस के लेवल बढ़ सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में इंटेलिजेंस का लेवल नहीं बढ़ेगा, उसके बाद में क्या होगा, वो रुक जाएगा। फिर वो उसमें विकास होगा कि जो भी नॉलेज है उस चीज़ का वो अलग अलग तरीके से यूज करना शुरू कर देगा, लेकिन उसमें ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ेगा। क्लियर। तो एज के अकॉर्डिंग क्या है, इंटेलिजेंस बढ़ता और घटता है। अगर हम बुढ़ापे की बात करें, ओल्ड एज में क्या होता है कि इंटेलिजेंस का लेवल घट जाता है। ठीक है। तो ये कुछ साइकोलॉजिस्ट के हैं, उसके अंदर अभी हम डीप में बात नहीं करेंगे। अभी हम केवल फैक्टर्स की बात करें तो एज का काफ़ी असर पड़ता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका स्तर अच्छा होता है यानी बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जो इंटेलिजेंस का स्तर है वो बढ़ना बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और ये बहुत ही क्रूशियल हैं आपके, ये मान के चलिए इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस पर। ठीक है। तो हेरिडिटी की अगर हम बात कर लें, आनुवंशिकता की अगर हम बात करते हो, तो ये बहुत ही आवश्यक भूमिका निभाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंस में। यानी जीन्स के थ्रू आपको इंटेलिजेंस क्या होता है, एक
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। तो एक तरीके से हम हेरिडिटी को क्या कह सकते हैं, ये क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, रॉ मटेरियल जैसा होगा प्रोडक्ट भी तो वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो हेरिडिटी जैसी होगी, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, उसकी जो संतान है उसमें भी बुद्धिमत्ता के अच्छे लक्षण आएंगे। शर्त यह है कि उसको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिले। ठीक है, मान लो हेरिडिटी तो किसी की बहुत अच्छी है, लेकिन एनवायरनमेंट अगर उसे अच्छा नहीं मिलता तो वहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल है, यानी कि वर्कर जो है वो काम करने वाला आपकी जो कंपनी है वो अच्छी नहीं है, रॉ मटेरियल तो बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, वहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसे ही क्या है कि हेरिडिटी आपकी अच्छी है लेकिन अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले तो वहाँ पे इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होगी। लेकिन अगर एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल जाता है तो वहाँ पे इंटेलिजेंस अच्छी डेवलप होगी। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये दोनों भी क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंस के को प्रभावित करने के लिए। इसके बाद में अगर हम बात करें लास्ट यानी 5th नंबर पॉइंट की, तो हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। आपकी जो हेल्थ है यानी आपका जो स्वास्थ्य है वो भी काफ़ी असर डालता है आपकी इंटेलिजेंस पर, और आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी असर डालता है। अगर आप नॉर्मल आपके हाथ पैर और सारी चीज़ें चल रही हैं तो आपका इंटेलिजेंस का लेवल भी नॉर्मल होगा, और अगर वो सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है तो एब नॉर्मल होगा। हालांकि इसमें कुछ विवाद भी हैं, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें स्टीफन हॉकिंस का, तो उनका फिजिकल अगर हम बात करें तो सभी को पता ही है कि वो पूरे तरीके से फिट नहीं थे फिजिकली, लेकिन उनका जो इंटेलिजेंस का लेवल है काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो इसमें कुछ विवाद मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें ये हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा काम करता है। बाकी अगर हम इन चारों की बात करें तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो कि इंटेलिजेंस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे यानी कि प्रभावित करेंगे। क्लियर। नंबर 1 क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। नंबर 2 क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, अर्थात आपका जो बुद्धिमत्ता का वितरण है वो कैसा है। इसके बाद आपकी आयु में परिवर्तन, चेंज इन एज, और हेरिडिटी अर्थात आपका जो आनुवंशिकता है वो, और दूसरा आपका क्या है, एनवायरनमेंट यानी कि जो पर्यावरण है वो, ये क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, अर्थात आपका जो बुद्धिमत्ता है उसके कितने प्रकार हैं। तो ये यहाँ पे 3 टाइप्स दिए हुए हैं, और अगर हम ये बात करें कि किसके द्वारा दिए गए हैं तो ये दिए गए हैं E.L. थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग। क्लियर, किसके अकॉर्डिंग, E.L. थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस के अर्थात बुद्धिमत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 है आपका कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस अर्थात मूर्त बुद्धिमत्ता, सेकंड है आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अर्थात अमूर्त बुद्धिमत्ता, और थर्ड है आपका सोशल इंटेलिजेंस अर्थात सामाजिक बुद्धिमत्ता। इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट को हम क्या करते हैं, ठोस यानी मूर्त, यानी जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो ऐसी जो चीज़ें हैं उससे संबंधित, इसको हम क्या कहेंगे कि वो ठोस है। अगर कोई चीज़ मूर्त है जो दिखाई दे रही है यानी पदार्थ है, ठीक है, नॉर्मली ये हम इसको क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल कह सकते हैं, यानी यांत्रिक भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने इसको क्या नाम दिया है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक। ठीक है, तो यंत्र से संबंधित कोई भी चीज़ है, यांत्रिक चीज़ें हैं, मैकेनिकल जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो भी बुद्धिमत्ता पाई जाती है वो बुद्धिमत्ता आपकी क्या कहलाएगी, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहलाएगी, अर्थात मूर्त बुद्धिमत्ता कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो आपके जो इंजीनियर्स होते हैं तो वो इंजीनियर क्या हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस रखने वाले लोग हैं। आपके जो मैकेनिक्स हैं ना वो क्या है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस वाले हैं। यानी कि मान लीजिए सपोज दैट आपकी कोई गाड़ी है, वो गाड़ी ख़राब हो गई और आप क्या करते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं, तो वो मैकेनिक क्या करता है कि गाड़ी को सही कर देता है। ठीक है, तो वो जो मैकेनिक हैं वो क्या है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस रखने वाले लोग होते हैं। क्लियर। तो कोई भी चीज़ जो दिख रही है, पदार्थ है या ठोस है या मैकेनिक्स हैं, मैकेनिकल है यानी यांत्रिक है, तो उन चीज़ों से संबंधित जो भी कहते हैं इंटेलिजेंस है यानी बुद्धिमत्ता है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहेंगे। अगर हम डॉक्टर को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन कौन सा डॉक्टर, जो कि सर्जन है, यानी कि अपने यंत्रों की सहायता से क्या कर रहा है, चीड़ फाड़ कर रहा है या मान लीजिए ऑपरेशन कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस उस डॉक्टर के अंदर पाई जाती है। इसके बाद सेकंड की अगर हम बात
करें एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अर्थात अमूर्त बुद्धिमत्ता, यानी वो चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, भाववाचक भी कह सकते हैं कि भाव से या सारांश जो है वो बुद्धिमत्ता भी कहलाएगी। जैसे कि आपके जो कवि हैं, ठीक है, वो कवि हैं, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस उनके अंदर पाई जाती है। आपका जो टीचर है, आपका जो अध्यापक है, उनके भी अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है, यानी कि वो कोई भी चीज़ जो थोड़ी बहुत उन्होंने पढ़ी है, 4 लाइनें पढ़ी हैं और उसको एलेबोरेट करके बता रहे हैं, ठीक है। आपका जो लॉयर है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। आपका जो चित्रकार है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस उसके अंदर पाई जाती है, यानी वो इमेजिनेशन कर रहा है, सोच रहा है और सोच करके किसी भी चित्र को उतार रहा है, तो वो क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस उसके अंदर पाई जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मूर्तिकार की, जो मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति है, उसे हम कहाँ पे करेंगे, वो क्या है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस उसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना थोड़ा सा, इसमें आपको अंतर क्लियर पता चल जाएगा। यानी कोई भी जो ठोस चीज़ है, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, वो क्या है, आपका कंक्रीट है, और जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट है। तो मूर्तिकार जो है वो आपका कंक्रीट इंटेलिजेंस में आएगा, यानी वो पत्थर से या कहते हैं लोहे की या स्टील की या किसी भी चीज़ की, तांबे की कहते हैं मूर्ति बना रहा है, तो वो आपका कंक्रीट इंटेलिजेंस है। लेकिन वहीं पर अगर कोई व्यक्ति चित्रकारी कर रहा है तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंदर आएगा, ठीक है। अमूर्त चिंतन करने वाला, तर्क, कोई व्यक्ति तर्क बहुत अच्छे देता है या भाषण बहुत अच्छे देता है, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंदर आएगा। थर्ड, अगर हम सोशल इंटेलिजेंस की बात करें तो सोशल जैसा कि वर्ड में ही लिया हुआ है, तो सामाजिक बुद्धिमत्ता अर्थात जो समाज से रिलेटेड काम करने में ज़्यादा रुचि रखता है, जैसे कि सोशल वर्कर है, वो क्या है, सोशल इंटेलिजेंस रखता है, यानी लोगों से कनेक्ट बहुत जल्दी कर पाता है, यानी दोस्त बनाने में माहिर है, रिलेटिव्स बनाने में माहिर है। किसी भी व्यक्ति के पास जाता है तो उसे बहुत ही जल्दी क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, सोशल इंटेलिजेंस उनके अंदर ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। जैसे कि आपका बीमा एजेंट है, वो क्या है, सोशल इंटेलिजेंस है। आपके जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो क्या है, सोशल इंटेलिजेंस उनके अंदर पाई जाती है, यानी समाज के प्रति वो काम करते हैं, समाज के लोगों के साथ में मिलकर के काम करते हैं, उनको अपने साथ लेकर के काम करते हैं, और उन लोगों के साथ में अच्छा रिलेशन बिल्ड करने की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है कि वो आसानी से उनका ट्रस्ट पा लेते हैं, उनका विश्वास आसानी से वो पा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, सोशल इंटेलिजेंस हम कहेंगे कि उनके अंदर पाई जाती है, यानी सामाजिक बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी पाई जाती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के अंदर केवल एक ही क्षमता पाई जाएगी, ठीक है, कि मान लीजिए कोई मूर्तिकार है, उसके अंदर केवल कंक्रीट इंटेलिजेंस ही है, उसके पास सोशल इंटेलिजेंस ना हो। ये भी पॉसिबल है कि एक मूर्तिकार कहते हैं अच्छा सोशल इंटेलिजेंस भी रखता हो, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस भी रखता हो। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति में ही होगा। इनका हो सकता है कि कंक्रीट इंटेलिजेंस किसी के पास ज़्यादा है, सोशल कम है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस भी कम है, ठीक है। किसी के पास तीनों ही अच्छी मात्रा में है, एक अच्छा क्रिकेटर भी है, अच्छा पेंटिंग बनाने वाला व्यक्ति भी है, अच्छा कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस भी है, अच्छा बिहेवियर भी रखता है, अच्छे रिश्ते भी बना लेता है, वो रिलेटिव्स भी बना लेता है, जिस व्यक्ति से मिलता है उस व्यक्ति के साथ में अच्छे संबंध भी बना लेता है। कोई टीचर है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आता है, लेकिन वो क्या है, अच्छे रिलेशन अगर बना लेता है तो वो सोशल इंटेलिजेंस भी उसके अंदर पाई जाती है। कंक्रीट भी पाई जाएगी उसके अंदर, तो कंक्रीट भी हो सकता है कि कोई टीचर है वो मूर्तिकार भी अच्छा हो, ठीक है, या किसी और चीज़ के साथ में अच्छा हो। तो इस तरीके से क्या है कि ऐसा नहीं है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक व्यक्ति में ही अलग अलग होगा, ठीक। ये एक व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण हो सकते हैं, लेकिन कोई एक गुण ज़्यादा हो सकता है, तो हम उस गुण के आधार पर कह सकते हैं कि उसके अंदर ये वाली जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा पाई जाती है, बस, ठीक है। उसके या उसके व्यवसाय के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि उसके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस जो है वो अधिक है, बाकी इंटेलिजेंस उसके पास कम है, लेकिन होती ये तीनों ही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं जो कि E.L. थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अलावा भी इसके अंदर 2-3 चीज़ें अभी रह गई हैं, जैसे कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये रह गया है। इसके बाद में आपके इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं वो रह गई हैं, और उसके बाद में आपका इंटेलिजेंस कोशिएंट है,
तो ये जो 3 पॉइंट रह गए हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इनके बारे में भी डिस्कस कर लें। फ़िलहाल के लिए इतना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।